गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हर चैप्टर के, वो सारे इस वीडियो के अंदर क्या किए हैं, कवर किए हैं। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स को एक बार रिवाइज करना चाहते हो और कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, सब चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड। देखो स्टैटिस्टिक्स को कितने तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। तो स्टैटिस्टिक को दो तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है, इन अ सिंगुलर सेंस एज वेल एज प्लूरल सेंस। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। देखो प्लूरल सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि जब हम पॉपुलेशन में से, देखो पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन बोलते हैं या इसको बोल सकते हैं यूनिवर्स। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है, जब भी आपको कुछ डाटा को कलेक्ट करना है ना, किसी भी चीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन बतानी है आपको, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। और उसको आप एक प्रेजेंट करोगे न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन मतलब वो चीज जिसमें से आप डाटा निकालोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपके स्कूल में से डाटा चाहिए, तो उस पूरे स्कूल के अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो हमारी उस पॉपुलेशन का क्या होंगे, पार्ट होंगे। तो जिस भी चीज के लिए आप स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो, वो चीज आपकी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। ठीक है ना। तो जब हम सिंपली अपने यूनिवर्स या अपनी पॉपुलेशन, यूनिवर्स और पॉपुलेशन दोनों का मतलब सेम ही है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कि भाई जिस भी हम चीज का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, उसके अंदर जितने भी लोग आते हैं दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, या जितनी भी चीजें आती हैं दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल कि हम एक पर्टिकुलर शहर के अंदर ये फाइंड आउट कर रहे हैं, डाटा निकाल रहे हैं कि भाई उस शहर के अंदर कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने अनएजुकेटेड लोग हैं। तो हमारे लिए पॉपुलेशन क्या होगी, या यूनिवर्स क्या होगा, वो शहर की पूरी पॉपुलेशन। या हम एक पर्टिकुलर एरिया में से निकाल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया क्या होगा हमारे लिए, पॉपुलेशन की, जिनमें से हमने डाटा क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो जब भी इस पॉपुलेशन के अंदर जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस। तो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर न्यूमेरिकल फैक्ट्स को रिकॉर्ड करने को एक पॉपुलेशन में से, दैट इज कॉल्ड प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स। एंड सिंगुलर सेंस के अंदर क्या होता है कि जो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर डाटा मिला है ना, कैसे हम उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। कि जब एक डाटा में से या एक पॉपुलेशन में से न्यूमेरिकल फैक्ट्स को निकालते हैं ना, सिंपल न्यूमेरिकल फैक्ट्स को निकालकर इकट्ठा कर लेना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस। लेकिन जब उन न्यूमेरिकल फैक्ट्स को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन में टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, या इन तरीकों से कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। चलो तो देखो, रमन इज वर्किंग हार्ड एंड अर्निंग ₹500। इज दिस स्टेटमेंट इज अ स्टैटिस्टिक्स? क्या ये स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स है? देखो नहीं, ये स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक नहीं है। क्यों? जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, वो होती है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। क्या अकेला रमन है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं? देखो क्वालिटी तो मैटर ही नहीं करती स्टैटिस्टिक्स के अंदर। मैटर क्या करता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक है ना। और अर्निंग ₹500, तो वो अकेला 500 रुपए अर्न कर रहा है। क्या हमारा उससे कोई डाटा बन सकता है? बिकॉज स्टैटिस्टिक मस्ट बी कंपेरेबल, कंपेरेबल होनी चाहिए और एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट होती है। ठीक है ना। तो ये तो एक सिंगल डाटा, तो सिंगल डाटा कभी भी स्टैटिस्टिक बन पाएगा नहीं। स्टैटिस्टिक हमेशा क्या होगा, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो क्या ये स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स है? नहीं, ये स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक नहीं है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ दीज इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो इनमें से कौन से स्टैटिस्टिक की इंपॉर्टेंस नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिक मॉडल। यस, जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा होता है ना, उससे गवर्नमेंट क्या करती है, या हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये सारे डाटा से निकली थ्योरीज। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर भी काम किया जाता था। जैसे अगर हमने एक स्टैटिस्टिक्स निकाल लिया कि पॉपुलेशन जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसके पीछे क्या कारण थे वो भी हमें पता चल जाएगा स्टैटिस्टिक्स से। तो ये भी स्टैटिस्टिक की क्या इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यस, देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हुई, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन। ठीक है ना, ये सारी क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉवर्टी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यस, इनको समझने में फायदा मिलता है, तो ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंस है। स्टैटिस्टिक्स आर कंप्लीटली ट्रू इंफॉर्मेशन। देखो नहीं,
स्टैटिस्टिक्स कंप्लीटली ट्रू नहीं होती, वो ऑन एन एवरेज बेसिस के ऊपर ट्रू होती है, क्योंकि जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है ना वो सैंपल मेथड से किया होता है कई बार, तो 100% ट्रू नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बायसनेस होती ही होती है। तो आंसर इज डी, इट इज नॉट अ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलो, तो स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द मेथड बाय विच conclusions are drawn relating to the population on the basis of given sample। तो किसको बोलते हैं ये, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? देखो, इसको बोलते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स उन तरीकों से डाटा कलेक्ट करते हैं जिसमें एक बड़ी पॉपुलेशन का सैंपल बेस ले लेते हैं। मान लो कि 1 लाख लोगों में से डाटा निकालना है, तो हमने कुछ सैंपल बेसिस से कुछ 100, 200, 500 लोगों का एक सैंपल बनाया और उसमें से वो सैंपल निकालकर अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, तो उसको बोलते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? जब हम कंप्लीट पॉपुलेशन को, एक एक चीज को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मतलब 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख के 1 लाख लोगों से डाटा क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा और फिर किसी कंक्लूजन पे निकला जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेकिन जब पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों का यानी कि सैंपल से हम एक कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि द इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट इंटरव्यू विद द थर्ड पर्सन हु आर डायरेक्टली और indirectly concerned with the subject matter of inquiry is called। देखो, ये हमारे पास क्या है, डाटा कलेक्ट करने के तरीके हैं कि कैसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास देखो 2 सोर्स होते हैं डाटा कलेक्ट करने के, एक तो होते हैं प्राइमरी और एक होता है हमारे पास कौन सा, सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है कि जब हम डायरेक्टली अपने रिस्पोंडेंट के पास जाकर उससे डाटा क्या करते हैं, डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। और सेकेंडरी क्या होता है कि जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, बस हमने उसमें से ही क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट करके अपने सैंपल को चुन लिया। तो सेकेंडरी में हम डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के पास नहीं जाते, लेकिन प्राइमरी में हम डायरेक्टली अपने रिस्पोंडेंट के पास जाएंगे, या इंफॉर्मेशन जो होगी वो फर्स्ट हैंड होगी, डायरेक्टली कलेक्ट की जाएगी लोगों से, चाहे उनसे बात करके की जाए, चाहे उनसे ना उनके रिश्तेदारों से बात की जाए या किसी और तरीके से निकाला जाए, लेकिन वो डायरेक्ट होगा, प्राइमरी बेसिस होगा। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि ऑलरेडी डाटा बन चुका है और हम उसमें से ही निकालकर, जैसे फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने सेंसस पब्लिश किया। अब सेंसस क्या होता है, सेंसस होता है कि गवर्नमेंट ये बताती है कि पूरी कंट्री के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल है फीमेल है, उनके हिसाब से वो डाटा सारा निकाला जाता है। तो उसमें से ही हमने एक अपने पर्टिकुलर एरिया का, दिल्ली का डाटा निकाल कर बता दिया, तो दैट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, कि हमने खुद कलेक्ट नहीं किया, हमने डाटा एक ऑलरेडी प्रिंटेड इंफॉर्मेशन से निकाल दिया। लेकिन जब हम खुद कलेक्ट करने जाते हैं डाटा, वो किसी भी तरीके से जा सकते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहला कौन सा होता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम खुद डायरेक्टली, इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो खुद किसके पास जाता है, रिस्पोंडेंट के पास जाता है और उनसे डाटा क्या करता है, कलेक्ट करता है, फिजिकल इंफॉर्मेशन लेकर, ठीक है ना। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो एन्यूमिनेटर होता है या इन्वेस्टिगेटर होता है, अच्छा एक चीज और समझनी है हमें, एन्यूमिनेटर एक होता है, इन्वेस्टिगेटर एक होता है रिस्पोंडेंट। देखो, रिस्पोंडेंट कौन है, जो इंफॉर्मेशन का जवाब, देखो सबसे बड़ा होता है इन्वेस्टिगेटर, जिसको डाटा चाहिए, और इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करने के लिए या तो एन्यूमिनेटर को भेजता है या खुद जाता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, इन्वेस्टिगेटर जिसको डाटा चाहिए, और फिर होगा एन्यूमिनेटर जो डाटा को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ के ऊपर, और थर्ड डाटा किससे कलेक्ट किया जाएगा, रिस्पोंडेंट से, जो उनकी बातों का जवाब देगा। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है, जो एन्यूमिनेटर होता है वो रिस्पोंडेंट के पास डायरेक्टली ना जाकर उसके किसी रिश्तेदार से या किसी फ्रेंड से जाकर क्या कर लेता है, सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया कि द इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट इंटरव्यू विद द थर्ड पर्सन who are directly related or indirectly concerned with the subject matter of inquiry is called indirect oral investigation। देखो, एक होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कोरेस्पोंडेंट। देखो इस केस के अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, वो एन्यूमिनेटर को भेजता है और एन्यूमिनेटर क्या करता है, खुद ना जाकर जो वहां उस एरिया के लोकल सोर्सेज होते हैं ना, लोकल सोर्सेज मतलब मान लो कि एक उसको पूरे दिल्ली, जो एनोमिनेटर है उसको पूरे दिल्ली का डाटा कलेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, एक एक घर में तो नहीं जाएगा, या डायरेक्टली जाके नहीं कर सकता, या
इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होगा, किसी थर्ड पर्सन से लोगों के बारे में पूछेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर वो पता है क्या करता है, वो करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कोरेस्पोंडेंट। जो लोकल लोग होते हैं ना दिल्ली के अंदर जो रह रहे होते हैं, उनमें से डाटा क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाता है, उनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। मान लो पूरी दिल्ली को वो 20 30 40 50 पार्ट्स में बांट देंगे और वहां का एक लोकल सोर्स पकड़ेंगे और उनसे वो सारा एरिया का डाटा क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अच्छा, इसमें बड़ा प्रॉब्लम होती है हमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। देखो ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है कि हमें जिन पर्टिकुलर लोगों से डाटा चाहिए, हम डायरेक्टली उनके पास नहीं जा रहे, लेकिन उनके कोई रिलेटिव है या वो लोग जो उनको जानते हैं किसी ना किसी रूप में, उनसे जाके कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन लोकल सोर्सेज में क्या है कि हम एक लोकल सोर्स चुनते हैं, वो जाके सारे एरिया का डाटा कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मेलिंग क्वेश्चनरीज। देखो क्वेश्चनरीज क्या होती हैं, एक तरीके से प्रॉपर क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है एमसीक्यूज टाइप का, ठीक है ना, जिसमें जाके लोगों से पूछा जाता है कि क्या इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो लोगों से जाके पूछी जाती है। तो ये दो तरीके की होती है, तो मेल कर देते हैं या एनोमिनेटर मेथड होती है। क्वेश्चनरी दो तरीके की होती है, या तो क्या होती है एनोमिनेटर मेथड या होती है मेलिंग मेथड। देखो एनोमिनेटर में क्या होता है कि एनोमिनेटर डायरेक्टली जाकर उन क्वेश्चन को सॉल्व करवाता है, और मेलिंग के अंदर क्या होता है, हम ईमेल जनरेट कर देते हैं और लोगों को देख बोलते हैं कि आप ईमेल को फिल कर, ईमेल के अंदर जो आपके पास क्वेश्चनरी आई है उसको क्या कर दो, फिल आउट कर। ये भी सारे मेथड है, लेकिन इस केस के अंदर आंसर क्या था, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखो अब नेक्स्ट है हमारे पास शेड्यूल आर टू बी फिल्ड बाय। देखो शेड्यूल्स जो होते हैं वो कौन फिल्ड करता है, देखो वो करेगा फिल एनुमिनेटर खुद। देखो अब शेड्यूल्स क्या होते हैं, देखो दो चीजें होती हैं, जब भी डाटा कलेक्ट करना होता है ना, तो या तो शेड्यूल से किया जा सकता है या क्वेश्चनरी से किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा है कि क्वेश्चनरीज क्या होती है, एक क्वेश्चन पेपर के टाइप होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं। और जो एनुमिनेटर होता है ना, वो रिस्पोंडेंट के पास क्वेश्चनरी लेकर जाएगा और रिस्पोंडेंट को बोलेगा कि भाई इसको क्या कर दो, फिल कर दो। तो क्वेश्चनरी के अंदर जो आंसर है वो कौन दे रहा है, रिस्पोंडेंट दे रहा है, और फिल भी कौन कर रहा है, रिस्पोंडेंट खुद कर रहा है। तो क्वेश्चनरी के अंदर रिस्पोंडेंट ही आंसर देगा और फिल भी कौन करेगा, क्वेश्चनरी को रिस्पोंडेंट ही करेगा, और आखिर में वो सारी क्वेश्चनरी फिल करके एनोमिनेटर को जमा करवा देगा। लेकिन शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है कि जिसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं, लेकिन एनोमिनेटर इनको खुद फिल करता है, सिर्फ रिस्पोंडेंट से उसका जवाब पूछता है और टिक करना खुद करता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर क्वेश्चनरी है, क्वेश्चन पेपर है, एनुमिनेटर मिस्टर ए के पास गया और उनसे क्वेश्चंस के जवाब पूछे, और फिल कौन कर रहा था, उसको फिल एनुमिनेटर खुद कर रहा था। तो दैट इज कॉल्ड शेड्यूल्स। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एन अनएजुकेटेड पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल। देखो अनएजुकेटेड लोगों से डाटा लेना है, तो कौन सा सबसे बढ़िया मेथड होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनरी मेथड, या ऑल ऑफ द अबव। देखो क्वेश्चनरी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अगर उनको क्वेश्चन देंगे और उनको खुद सॉल्व करना पड़ेगा तो वो तो क्योंकि वो तो अनएजुकेटेड है, वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो अब इसमें क्या करें, क्या उनके जो आसपास के लोग हैं उनसे जाके पूछें। देखो अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको शायद ना पता हो इतना उनके बारे में, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही इसमें क्या होगा, सबसे बढ़िया होगा। जैसे हम जाएं लोगों से और जो जो डाटा है उनके खुद उनसे जाके क्या करें, पूछें। अगला क्या हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। देखो जब हम सेकेंडरी डाटा में से चीजें निकाल रहे होते हैं ना, तो किस चीज को ध्यान रखना चाहिए। देखो आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी था फर्स्ट हैंड डाटा जिसमें आप डाटा खुद कलेक्ट करते हो जाके, लेकिन सेकेंडरी क्या होता है, जो ऑलरेडी कलेक्टेड है। देखो जो ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड है, तो जिन्होंने उसको कलेक्ट किया होगा उनका अपना खुद का पर्पस रहा होगा कलेक्ट करने का, ठीक है ना, तो उनका अपना खुद का पर्पस रहा होगा। तो हमने जब उस सेकेंडरी डाटा में से चीजें निकालनी है ना, तो ये ध्यान में रखना है कि उनका पर्पस क्या था उस स्टडी का, क्या वो हमारे पर्पस को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और जो उनके पास सोर्सेज थे क्या वो रिलायबल थे, उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता था नहीं किया, और जिसने उस डाटा को कलेक्ट किया है क्या वो अथॉरिटी कंपिटेंट थी, मतलब किसी ऐरे गैरे ने तो नहीं कलेक्ट कर लिया, एक अच्छी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया कि नहीं किया। तो इन तीनों चीजों को ही, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, इन सबको ही आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे जब आप एक सेकेंडरी डाटा में से क्या करोगे, इंफॉर्मेशन निकालोगे। चलो, तो नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। देखो सेकेंडरी डाटा हमें कहां से मिल सकता है, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट से भी मिल सकता है।
तो सारी पॉवर्टी वगैरह की रिपोर्ट्स जो है वो ये कैलकुलेट करता है, पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, ठीक है ना। और एनजीओ की सर्वे रिपोर्ट, इससे भी आपके पास यस इनकी भी रिपोर्ट से हम डाटा निकाल सकते हैं। पब्लिश्ड रिसर्च पेपर, यस जो रिसर्च पेपर गवर्नमेंट ने पब्लिश किए हुए या किसी पीएचडी स्कॉलर्स ने किए हुए, इनमें से भी निकाल सकते हैं। जर्नल एंड न्यूज़पेपर, यस तो ऑल ऑफ द अबव ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के। चलो, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा विच कंसीडर ऑल यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, देखो कौन सा मेथड है जिसमें यूनिवर्स मतलब वही जिन लोगों से हमें डाटा कलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। तो अगर एक एक लोगों से सभी यूनिट से कलेक्ट किया जाए तो दैट इज कॉल्ड सेंसस मेथड। और सैंपल क्या होता है, जब हम सभी लोगों को ना चुने, वो यूनिवर्स में थे, कुछ ही लोगों को क्या करें, सिलेक्ट करें। तो आंसर इज सेंसस मेथड। चलो, तो when universe is divided into group and selected a percentage of people from each group is a type of, देखो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जो यूनिवर्स है मतलब जिस लोगों का आपका डाटा कलेक्ट करना है, आपने उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और हर ग्रुप में एक परसेंटेज फिक्स कर दी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटा सैंपलिंग, कि हमने हर ग्रुप का एक कोटा फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको पूरे दिल्ली का या क्या करना था, डाटा कलेक्ट करना था कि दिल्ली के अंदर कितने लोग हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, कम है। तो आपने क्या किया, पूरे दिल्ली को मतलब हर पर्टिकुलर एरिया को क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी ई, और सबकी वेटेज डिसाइड कर दिया आपने कि ए में से कितने परसेंट लोग सैंपल, देखो आपने 100 लोगों को चुनना है अपने सैंपल के अंदर। तो आपने बोला कि ए में से कितना चुना जाएगा, 15%, बी में से कितना चुना जाएगा, 10% लोग, सी में से कितना चुना जाएगा, 20% लोग, ठीक है ना। तो आपने वेटेज फिक्स कर दिए, कोटा फिक्स कर दिया कि हर ग्रुप में से कितने परसेंट लोग को हम चुनेंगे इस पर्टिकुलर सैंपल साइज के लिए। तो दैट इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग, जिसमें हम फिक्स कर देते हैं एक परसेंटेज कि कितने लोगों को ये हर ग्रुप में से चुना जाएगा अपने सैंपल को बनाने के लिए। देखो रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, जिसमें हम रैंडमली किसी भी लोगों को क्या करते हैं, चुन लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हर व्यक्ति का इक्वल चांस होता है रैंडम सैंपलिंग के अंदर। तो इसके अंदर भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लॉटरी मेथड से लॉटरी निकाल सकते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से भी हो सकते हैं। एक होती है कन्वीनियंस सैंपलिंग। देखो कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होती है, ये वो सैंपलिंग है जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर या एनोमिनेटर है ना, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल्स को सिलेक्ट करता है। मतलब जो उसको आसान लगता है ना, कि जो उसको ठीक लगता है, उसने ये नहीं देखा कि उसके पर्टिकुलर सैंपल के लिए कौन से लोग जरूरी हैं, उसने ये देखा कि उसको किन से आसानी से डाटा मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैंपलिंग, और ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हेन सैंपल इज मेड आउट ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड, देखो सैंपल यूनिवर्स से निकाला जा रहा है और वो कैसे बनाया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है ना उसी हिसाब से सैंपल निकाला जा रहा है। दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं परपोजिव सैंपलिंग, मतलब पर्पसफुल सैंपलिंग। देखो इसमें क्या होता है, मान लो कि ए बी मिस्टर ए है, वो एक क्या है, इन्वेस्टिगेटर, और उनको डाटा कलेक्ट करना है और उनको एक 1000 लोगों में से डाटा कलेक्ट करना है। तो वो देखेंगे कि उनका पर्पस क्या है, उनको डाटा क्यों कलेक्ट करना है। उनको बेसिकली डाटा कलेक्ट करना है वो लोगों से जो लोग 1 करोड़ से ज्यादा अर्न करते हैं। तो वो क्या कहाँ पैसा खर्च करते हैं, तो अब वो क्या करेगा, 1000 में से सिर्फ जो उनके पर्पस को फुल कर सकते हैं ना, उन्हीं को निकालेगा। दैट इज कॉल्ड परपोजिव सैंपलिंग। लेकिन इसमें और कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या फर्क है, देखो कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या हुआ कि मिस्टर ए सिर्फ सैंपल में से इन 1000 में से उन्हीं लोगों को चुनेगा जो उसको आसानी से जवाब दे दे, मतलब जो उसके पर्पस को फुलफिल करे उसको नहीं चुन रहा, जो उससे आसानी से बात, जिनके पास वो आसानी से पहुंच जाए, जो उसको लगे कि इनसे मैं बात कर लेता हूँ उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो मिस्टर ए को अपनी कन्वीनियंस ना देखकर अपने सैंपल की कन्वीनियंस देखनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड परपोजिव, जब वो सैंपल के हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन को रिक्वायर्ड है उन लोगों को चुनेगा, दैट इज कॉल्ड परपोजिव। लेकिन जो उसको लगता है आसान, मतलब मिस्टर ए को लगता है कि मैं इन 4 लोगों से बात कर लूं, मेरी कन्वीनियंस है, मैं इनके पास पहुंच सकता हूं, अगले के पास ना, चाहे उनके पास डाटा ज्यादा अच्छा हो, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैंपलिंग। चलो, तो मैच द फॉलोइंग। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जब हम टाइम के हिसाब से डाटा को बांटते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हम इसको बोलते हैं, जब हम टाइम के हिसाब से अपने डाटा को क्या करते हैं, बांटते हैं। क्वालिटी के हिसाब से बांटते हैं तो क्वालिटेटिव,
और न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से बांटते हैं, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे क्वांटिटेटिव, एंड लोकेशन के हिसाब से बांटते हैं तो क्या बोलते हैं स्पाशियल या जोग्राफिकल, स्पाशियल या जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि राइटिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज एन एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट। देखो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, कि जो हम डाटा निकाल रहे हैं उसके क्या क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, ठीक है ना। जैसे हम बोले कि मिस्टर राम जो है वो एजुकेटेड भी है और अर्बन एरिया से भी है, तो ये एजुकेटेड और अर्बन ये दोनों उसके क्या है, एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो अच्छा, इसमें ना एक बार कई बार हमें डिफरेंस आता है कि एट्रीब्यूट क्या होता है और क्वालिटी क्या होती है। देखो क्वालिटी क्या होती है कि मिस्टर राम इज वेरी वेल एजुकेटेड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एजुकेटेड है। एजुकेटेड उनका सिर्फ एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन बहुत अच्छे से एट्रीब्यूट, बहुत अच्छे से एजुकेटेड है या टॉप करते हैं अपनी एजुकेशन के अंदर, दैट इज देयर क्वालिटी, कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट सिंपल एक क्या होता है, कैरेक्टर होता है। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर द नंबर, डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, इंडिविजुअल, ठीक है ना, ये सारे वो नंबर से जिसके हिसाब से डाटा को क्या करते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द एज ऑफ फादर एंड सन एंड डॉटर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिवेराइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेराइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव या मल्टीपल। देखो यूनिवेराइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि जब हम डाटा को, अपनी फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ एक एट्रीब्यूट के हिसाब से, मतलब एक ही क्वालिटी के हिसाब से हम उसको डाटा को क्या कर रहे हैं, एक ही एट्रीब्यूट, एक ही कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बांट रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने डाटा को बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन जब वो दो तरीके से बांटी जाए, दैट इज कॉल्ड बाइवेराइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें भी देखो, जो हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को, मतलब जो हमारे पास डाटा था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया किसमें, एजिस ऑफ फादर एंड एजिस ऑफ सन्स एंड डॉटर, तो दैट इज कॉल्ड बाइवेराइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो एक होता है मल्टीवेराइट, मल्टीवेराइट मतलब दो से ज्यादा, यानी कि मान लो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बांटते कि एजिस ऑफ फादर, एजिस ऑफ मदर, एजिस ऑफ सन, एजिस ऑफ डॉटर, ठीक है ना, ऐसे बांटते, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीवेराइट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि जब हम फ्रीक्वेंसीज को टोटल करते रहते हैं, दैट इज फॉर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो, तो ऑब्जर्व द सीरीज गिवन 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 30, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सीरीज इन द गिवन एग्जांपल। देखो ये सीरीज कौन सी सीरीज है, तो ये सीरीज कौन सी होगी, ये होगी एक्सक्लूसिव। तो है, देखो एक्सक्लूसिव होती है, इंक्लूसिव होती है। जब ऐसी सीरीज हो ना हमारे पास, इसमें जो लोअर लिमिट है इसकी और अगले वाले की क्या हो, अपर लिमिट हो, ये दोनों सेम हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। लेकिन जब हमारे पास ऐसी सीरीज होती है जिसमें लोअर लिमिट इसकी और इसकी अपर लिमिट दोनों सेम नहीं होती, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। और ओपन एंडेड क्या होता है, जब यहां पर लिखा होता है मोर देन 10, मतलब जिसके एंड्स हमें पता नहीं, जिसकी हमें रेंज पता नहीं, दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड। देखो ये ओपन एंडेड भी नहीं है और इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। और क्या ये इक्वल है या अनइक्वल है, देखो इसमें कितना डिफरेंस है, 10, इसमें कितने का 5, इसमें कितने का 15, इसमें कितने का 20 का, तो ये है एक्सक्लूसिव एंड अनइक्वल। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हेडिंग एंड सब हेडिंग गिवन टू कॉलम्स आर नॉन एज कैप्शंस। देखो जो हेडिंग्स हम अपने कॉलम को देते हैं ना, जो हेडिंग्स हम अपने कॉलम को देंगे ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैप्शंस। और एक होता है स्टब्स, तो जो हेडिंग हम आप किसको देंगे, अपने रोज को देंगे। देखो जब भी हम टेबल बनाते हैं ना, जब भी हम टेबल बनाते हैं, टेबल क्यों बनाते हैं, ताकि डाटा को क्लासिफाई किया जा सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, फिर हेड नोट लिखते हैं, ठीक है ना, फिर हेडिंग देते हैं हम, ठीक है। तो जो हेडिंग्स हम अपनी रोज को दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टब्स। और जो हेडिंग हम अपने कॉलम को दे रहे हैं, कॉलम्स मतलब ये जो इनको कॉलम्स को हेडिंग दे रहे हैं लाइक मेल फीमेल, तो ये हमारे क्या हो गए, कैप्शंस हो। और टाइटल्स जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कैप्शंस। चलो
देखो बार रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस आर ड्रॉन अबव एंड बिलो द बेस लाइन। देखो ये क्या बोल रहे हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस को डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब ऐसा और ऐसा, ठीक है ना। ये कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेविएशन बार डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, डेविएशन बार डायग्राम, जिसमें ये डेविएशंस को जो एक्चुअल में डाटा, देखो डेविएशन क्या होता है, चेंजेस, डाटा के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, वो पॉजिटिव चेंजेस भी हो नेगेटिव चेंजेस भी हो, तो जब इनको हम एक ही बार डायग्राम में ड्रॉ करते हैं ना, उसको बोलते हैं डेविएशन बार डायग्राम। देखो एक होती है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होती है, में दो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या होते हैं, ऐसे किए होंगे, ठीक है। एक होती है सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम। देखो सब डिवाइडेड बार डायग्राम कब होती है, जब सेम बार के ऊपर ही हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि इसमें 20 लोग थे, फिर 30 हो गए, फिर 40 हो गए, ठीक है ना। और एक होती है परसेंट, जो परसेंटेज के हिसाब से बनाते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, परसेंटेज बार डायग्राम जब भी बनेगी तो उसकी जो हाइट होगी ना बार्स की, वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि वो 100% ही रहेंगे ना। परसेंटेज तो 100% से ज्यादा ही जाती नहीं आगे। तो पहले हम डाटा की परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसको बार्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज बार डायग्राम। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स एंड इज ड्रॉन बाय द ज्वाइनिंग क्लास मार्क्स विद लाइन सेगमेंट्स एज नॉन एज। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है हिस्टोग्राम क्या होता है। देखो हिस्टोग्राम क्या होता है, जब हम कुछ ऐसे बार्स बनाते हैं। देखो बार तो क्या होते हैं, सेपरेटली रिप्रेजेंट करते थे अपने आप को, हर सीरीज को एक सेपरेट बार रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल के फॉर्म में। लेकिन हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम हमेशा कॉन्टिन्यूस सीरीज का होता है। किसका, कॉन्टिन्यूस सीरीज से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, और जिसमें जो हिस्टोग्राम होते हैं वो बिल्कुल साथ में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, ठीक है। अच्छा, और एक चीज हमारे पास और क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन समझो सबसे पहले तो क्या होता है कि जब इनके जो मिड वैल्यूज होते हैं ना, इनको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो ये रेक्टेंगल्स है ना, इनके अंदर जो क्लास मार्क्स है और उनके जो मिड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करके और एक लाइन सेगमेंट से बनाकर, मतलब कोई फ्री हैंडली नहीं बनाते, प्रॉपर लाइनिंग सिस्टम से बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स एंड इज ड्रॉन बाय द ज्वाइनिंग क्लास मार्क्स विद लाइन सेगमेंट, मतलब प्रॉपर लाइन से बनाया जाता है, फ्री हैंडली नहीं क्रिएट किया जाता। और इसके क्या होते हैं, इसके एंड को यहां से शुरू कर जीरो से शुरू कर एंड में जाकर क्लोज किया जाता है, किसके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के एंड्स को। और ये विद हिस्टोग्राम भी बन सकती है, विदाउट हिस्टोग्राम भी बनता है। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है वो क्या होता है, विद हिस्टोग्राम भी बन सकता है। विद हिस्टोग्राम मतलब क्या, जब आप इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, जीरो से शुरू करोगे और एंड में जाकर इसको खत्म करोगे, यहां पर भी आपको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन विदाउट हिस्टोग्राम क्या होगा, विदाउट हिस्टोग्राम भी बन सकता है ये, लेकिन उसमें आपको एक सीरीज पता चल जाती है, रेंज पता चल जाती है। लेकिन याद रखना है फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या डिफरेंस। देखो फ्रीक्वेंसी कर्व जो बनेगा वो भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा, लेकिन वो बनेगा फ्री हैंड बनेगा, और वो जीरो से शुरू नहीं होगा, वो उन्हीं मिड पॉइंट से शुरू होकर उन्हीं मिड पॉइंट के बीच में ही खत्म हो जाएगा और फ्री हैंड बनेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, वो जीरो से शुरू होकर इनके मिड पॉइंट्स को कर्व करेगा और लाइन सेगमेंट से कर्व करेगा, मतलब एक प्रॉपर लाइन से बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और फ्रीक्वेंसी कर्व बेसिकली कैसे बनता है, फ्री हैंडेड बनता है। और सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑजिव, ऑजिव हमें पता है लेस देन ऑजिव और मोर देन ऑजिव, जो मीडियन निकालने में भी मदद करता है हमारी, ठीक है ना। तो लेस देन ऑजिव और मोर देन ऑजिव। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ऑजिव ग्राफ कैन बी यूज्ड टू लोकेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी। देखो ऑजिव किसको निकालने में मदद करता है, हमारी मीडियन को निकालने में मदद करता है, लेस देन ऑजिव, मोर देन ऑजिव। देखो और मोड को निकालने में कौन मदद करता है, याद रखना मोड को निकालने में मदद करता है हमारा हिस्टोग्राम, क्योंकि हिस्टोग्राम बता देगा ना कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस सीरीज की है। तो मोड को निकालने में कौन मदद करेगा, हिस्टोग्राम मदद करेगा। और ऑजिव ग्राफ से क्या निकलेगा, मीडियन निकलेगा। देखो हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड टू लोकेट विच ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, आंसर विल बी मोड। चलो the average daily wages of a group of 100 worker was 300. Each worker is now given a raise of 50. What is the new average daily wage?
देखो एवरेज की बात कर रहे हैं, यानी किसकी बात कर रही है, मीन की बात कर रहे हैं। और उन्होंने क्या बोला कि 100 वर्कर्स थे और उनकी एवरेज वेजेस कितनी है, 300 है, और हर वर्कर की वेज को 50 रुपए से बढ़ा दिया गया, तो नया मीन कितना होगा, नया मीन होगा 350। देखो इस चीज को याद रखना, जो हमारा मीन होता है वो होता है डिपेंडेंट अपॉन स्केल एंड ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो डिपेंडेंट अपॉन स्केल एंड ओरिजिन, इसका मतलब हुआ स्केल मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड, ओरिजिन मतलब होता है प्लस और माइनस। इट मींस कि अगर जब भी आपने मीन निकाल लिया और उसके बाद आपने सीरीज के अंदर पूरी सीरीज के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया या प्लस किया या माइनस किया, तो जो आपका आंसर होगा ना, वो जो मीन होगा वो चेंज होगा उतनी ही वैल्यू से। मान लो अगर आपकी एक सीरीज है और उसका मीन कितना है 50, और आपने हर वर्कर के जो मार्क्स हैं या हर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 2 नंबर से बढ़ा दिए, तो आपका नया मीन कितना होगा, इट विल बी 52। या 2 नंबर से कम कर दिए तो नया मीन कितना होगा 48। या 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो नया मीन कितना होगा 100। या 2 से डिवाइड कर दिए तो नया मीन कितना होगा 25। तो इट मींस जो मीन है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्केल एंड ओरिजिन, मतलब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से उसके अंदर फर्क आएगा, और सेम जितना चेंज किया है उतना ही फर्क आएगा। तो ये चीज याद रखनी है, मीन इज अ डिपेंडेंट अपॉन स्केल एंड ओरिजिन। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। देखो इसका मतलब क्या है, मान लो उन्होंने बोला है कि सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब क्या होता है, चेंजेस। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सीरीज है सिंपल सी 2 4 6, ये है हमारे पास एक सीरीज x, ठीक है ना। चलो इसका मीन निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इट आंसर विल बी 4। तो अगर आप इसका डेविएशन निकालते हो, मतलब कितना फर्क है, x माइनस एक्स मीन करते हैं हम, तो 2 में से 4 माइनस किया कितना आया माइनस, तो 4 में से 4 माइनस किया कितना आया, और 6 में से 4 माइनस किया कितना आया, तो आंसर कितना आएगा, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। नॉर्मली सोच के देखिए तो मीन क्या होता है, मिड, एक तरीके से उनकी एवरेज निकाल दी कि 3 बच्चे थे, मान लो उनके मार्क्स क्या थे, 2 थे, किसी के 4 थे, किसी के 6 थे, तो हमने ऑन एन एवरेज बता दिया कि सबके 4 मार्क्स थे, तो या तो इसके 4 से कम होंगे या इसके ज्यादा होंगे, तो जब भी एवरेज निकालेंगे आंसर तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन। देखो मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन इज अ मिड वैल्यू, क्या होती है, मिड वैल्यू। तो क्वार्टाइल कितने होते हैं, 4, तो इनमें मिड वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, तो जो क्वार्टाइल 2 है वो किसके इक्वल होता है, मीडियन के इक्वल होता है। अच्छा एक चीज और, इसमें 2 चीजें और होती हैं, एक होता है परसेंटाइल और एक होता है हमारे पास क्या, डिसाइल। तो डिसाइल में कितना होता है 10 और परसेंटाइल में कितना होता है 100, तो इनका भी अगर आधा कर दें तो परसेंटाइल 50 और डिसाइल 5, ये भी किसके इक्वल है, मीडियन के, मिड वैल्यू के इक्वल, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखें। नेक्स्ट, फाइंड मोड इफ मीडियन इज 30 एंड मीन इज 20। देखो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो हमें मोड निकालना है यानी कि z निकालना है, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इट विल बी 90 माइनस 40, तो आंसर विल बी 50। तो मोड कितना निकल गया, 50। देखो इंडिविजुअल सीरीज इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर व्हाइल कैलकुलेटिंग। एक इंडिविजुअल सीरीज है हमारे पास और उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जब आंसर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। देखो जब भी मीडियन निकालना होता है ना इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, हमें सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो एक पोजिशनल मेजर है। क्या है, मीडियन इज अ पोजिशनल मेजर, क्योंकि वो हमें बताता है कि भाई जो आपका मिड पॉइंट है वो किस पोजीशन पे आएगा, मिड पोजीशन पे जो चीज होगी दैट इज योर मीडियन। तो उसको वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, उसको उस पोजीशन से मतलब होता है, तो इसलिए उसकी हमें असेंडिंग ऑर्डर में कभी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। चलो तो डैश इज दैट पोजिशनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमने बताया कि क्या होता है मीडियन। देखो मीडियन इज दैट पोजिशनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल्स की वो पोजीशन वैल्यू होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन कर देती 2 पार्ट्स के अंदर। मतलब मान लो अगर 11 10 है तो 5 क्या होगा, 5 क्या होगा, 5 इज द मीडियन, तो फिफ्थ टर्म मीडियन होती है। मतलब जो भी टर्म इस फिफ्थ पोजीशन के अंदर है, इससे आगे वाले इससे ज्यादा होंगे और इससे पीछे वाले क्या होंगे, इससे कम होंगे।
ठीक है ना। तो मीडियन इज एन पोजिशनल वैल्यू, पोजीशन बताते हैं उसको, किसी पर्टिकुलर नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीन एवरेज नंबर निकालता है, मोड एवरेज नंबर बताता है कि सबसे ज्यादा कौन है। लेकिन मीडियन इज अ पोजीशनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वो ये बताएगा वेरिएबल में कौन सी पोजीशन वैल्यू है, जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी कि भाई जो इसके ऊपर होंगे, फिफ्थ के ऊपर होंगे, जो भी टर्म्स होंगी वो सारी इस मीडियन से ज्यादा होंगी और उससे कम होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फाइंड द करेक्ट मीन as there are 50 children in a class whose average marks are 50 but two students whose actual marks are 40 and 50 wrongly recorded as 10 and 30, so find correct mean। देखो correct mean निकालना है, तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला कहते हैं मीन इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n। तो उन्होंने क्या बोला कि 50 स्टूडेंट्स थे क्लास के अंदर जिनके एवरेज मार्क्स भी कितने थे, 50 थे, यानी कि एवरेज मार्क्स मतलब मीन दे दिया हमें, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 50, तो हम टोटल निकालेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स थे, तो 50 इंटू 50 कितना आ गया हमारे पास 2500, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 2500, और ऑन एन एवरेज सबके 50 थे, किसी के ज्यादा होंगे किसी के कम होंगे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि 2500 में से ना दो स्टूडेंट ऐसे थे जिनके एक्चुअल मार्क्स थे 40 और 50, लेकिन हमने गलती से 10 और 30 लिख दिया, तो जो गलती है उसको ठीक करेंगे, 10 और 30 को क्या कर देंगे माइनस, और 40 और 50 को क्या कर देंगे प्लस, और एक नया एवरेज निकाल देंगे कि अब निकालेंगे कि भाई नया मीन कितना हुआ। ठीक है, तो ये कितना आया, 2500 में से 40 को माइनस करेंगे और 90 को प्लस करेंगे, तो ओवरऑल 2550 आया अपॉन 50 आया, तो आंसर विल बी 50। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हेन टू वेरिएबल मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन इट इज टू बी सेड इन। देखो जब दो वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, इट इज टू बी सेड इन पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो कोरिलेशन क्या होता है, दो सीरीज के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। तो अगर एक सीरीज बढ़ रही है, मान लो x है, ये बढ़ रही है, और जो y है ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इट मींस इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर x बढ़ रहा है और जो y है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव, क्योंकि एक बढ़ रहा है लेकिन दूसरा क्या हो रहा है, कम। कोरिलेशन तो है लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है ना। और नो कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी रिलेशन नहीं है, ये बढ़ भी रहा है, कभी कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, और वो भी, तो मतलब उसके बीच में और इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं। तो ऐसे हम नॉर्मली चीजों को देख सकते हैं, इसकी कोई क्वेश्चन हमें केस स्टडी के रूप में भी पूछ लेते हैं कि जैसे हम बोले प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स डिमांड, इज देयर एनी कोरिलेशन, कि प्राइस और डिमांड के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के कोरिलेशन होता है कि नहीं होता, यस होता है, कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, तो उनके बीच में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन। या अगर मैं बोलूं मोबाइल फोन यूसेज, मोबाइल फोन यूसेज और स्टूडेंट की स्टडीज, इसके बीच में कोई कोरिलेशन है कि नहीं है, है। और जितना मोबाइल का यूसेज बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टूडेंट की स्टडीज क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। या कुछ बोलेंगे हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता, तो इसलिए तो हमें स्टैटिस्टिक्स डाटा चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये कोरिलेशन मतलब क्या होता है, जब आपको दो सीरीज के बीच में कोई भी रिलेशन दिखता है, मतलब कि एक के कुछ इफेक्ट होने से दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। कि जैसे आपकी कंजप्शन तभी बढ़ेगी जब आपकी इनकम, अगर आपकी इनकम लगातार बढ़ती जा रही है तो आपकी कंजप्शन भी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो इनकम राइज कर रही है, कंजप्शन राइज कर रही है, तो क्या इनके बीच में कोई कोरिलेशन है, यस कोरिलेशन है। लेकिन मान लो आपकी इनकम लगातार बढ़ रही है और आपके मार्क्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो इनके बीच में कोई इतना अच्छा कोरिलेशन है, नहीं है। या हम बात करें कि रशिया यूक्रेन की वार की वजह से पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं, तो इज देयर एनी कोरिलेशन, यस इनके बीच में कोरिलेशन है। लेकिन रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, इसके बीच में कोई कोरिलेशन है, नहीं, देयर इज नो कोरिलेशन, ठीक है ना। चलो द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब जो कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी ना चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन, और बोथ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। देखो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ना वो इंडिपेंडेंट है, मतलब ना वो स्केल के ऊपर डिपेंड करता है ना वो ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है। मान मतलब कि आप चाहे किसी भी सीरीज को प्लस माइनस कर दो या मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो किसी भी नंबर को,
रिलेशन आपके बीच में वही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कोरिलेशन कोई नंबर्स नहीं बताएगा कि इनके बीच में क्या कोरिलेशन है, 25 है, 26 है, 27। उसने सिर्फ एक रेंज बतानी है कि -1 to 1 की कोरिलेशन जो है वो इनके बीच में होगा। तो अब आप सीरीज में चाहे प्लस माइनस कर दो, उसने तो ये देखना ही नहीं है कि सीरीज कितनी है। देखो कोरिलेशन कौन सा, ये देखता है कि 20 है, 25 है, 30 है। वो तो सिंपल ये देखता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो किसी दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to 1। देखो विच मेथड ऑफ कोरिलेशन नोट शोज एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। वैल्यू नहीं बताता। देखो कार्ल पियर्सन भी बताएगा कितना कोरिलेशन है, वो भी नंबर्स में बता देगा, स्पीयरमैन रैंक भी बताएगा। लेकिन जो स्कैटर्ड डायग्राम मेथड है ना, इसमें सिंपल हम क्या बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं। तो ये हमें ये तो बता देगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाता। तो आंसर विल बी स्कैटर्ड डायग्राम। देखो व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज देन इट्स डिमांड डिक्रीज, इट मेक व्हाट काइंड ऑफ स्लोप ऑन स्कैटर्ड डायग्राम। देखो एक प्राइस बढ़ रहा है कॉफी का और डिमांड कम हो रही है, तो ये कौन सा स्लोप बनाएगा, ये एक तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाएगा, ठीक है। और ये कौन सा कोरिलेशन होगा, इट विल बी अ नेगेटिव कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। देखो एक चीज और, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, जब दोनों सीरीज बढ़ रही हैं। नेगेटिव क्या होता है, जब एक बढ़ रही है दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो अगर दोनों सीरीज एक ही डायरेक्शन में जा रही है, चाहे वो बढ़ रही है चाहे वो कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। लेकिन जब दोनों सीरीज ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। अच्छा एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, जब जो भी कुछ हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट के ऊपर हो रहा है। मान लो ये एक्स और वाई दो सीरीज हैं, ये 2 4 6 8 10 ये बढ़ रही है, तो दो दो के हिसाब से कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है, और 10 20 30 40 50 तो ये भी बढ़ रही है, किस रेट पे बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है। तो दैट इज अ पॉजिटिव एंड लीनियर कोरिलेशन। लेकिन नॉन लीनियर कौन होगा, जो बढ़ेगा लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे दोनों नहीं बढ़ेंगे। मान लो 2 4 6 10 12 होता, तो ये बढ़ तो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट पे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि इनके बीच में रिलेशन तो है पॉजिटिव, y और z के बीच में, लेकिन इसके बीच में कोई भी लीनियर रिलेशन नहीं है। तो लीनियर मतलब जो कांस्टेंट रेट पे भी अगर दोनों सिरे जो भी काम करेंगी कांस्टेंट रेट पे करेंगी, चाहे बढ़े चाहे कम, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास क्या, स्कैटर्ड डायग्राम वाला। और ये कौन सा था, डाउनवर्ड स्लोप यानी कि नेगेटिव रिलेशन। अपवर्ड स्लोप मतलब क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन। और जितना ज्यादा इस सीरीज के साथ दोनों वेरिएबल, देखो दोनों वेरिएबल जितने ज्यादा एक दूसरे के साथ होंगे ना, उतना ज्यादा उनके बीच में कोरिलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा ये एक दूसरे से दूर होंगे, उतना ज्यादा इनमें कोरिलेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। चलो तो कोरिलेशन की एक रेंज भी होती है हमारे पास, 0 से 0.25, इसको लो कोरिलेशन बोलते हैं। 25 से लेकर 0.75 तक इसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं। और 0.7 to 1 इसको क्या बोलते हैं, हाई कोरिलेशन बोलते हैं। और एक हो तो इसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर -1 हो तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। देखो इन जनरल इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड, आमतौर पर इन्फ्लेशन किससे कैलकुलेट होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स से। और जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है इंडिया के अंदर, ये वीकली बेसिस के ऊपर क्या किया जाता है, कैलकुलेट। मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि हम बेसिकली सरकार चेक करती है कि होलसेल के अंदर चीजें कितनी महंगी हो रही है, तो उसी हिसाब से वो देश के अंदर नॉर्मल बताती है। बिकॉज देखो रिटेल के अंदर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह का अपना अपना प्राइस है। लेकिन होलसेल में जो प्राइसेस होते हैं ना, वो तकरीबन सेम होते हैं। तो इसीलिए जो इन्फ्लेशन महंगाई होती है ना, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स से क्या की जाती है, कैलकुलेट, और वो वीकली निकाला जाता है, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डैश यूज इन कैलकुलेटिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड रियल वेजेस। लेकिन परचेजिंग पावर ऑफ मनी मतलब जो आपके पास पैसा है, अब उससे आप कितनी चीजें खरीद पा रहे हो, या आपको जो एक्चुअल में वेजेस मिल रही है उनकी रियल मार्केट में वैल्यू कितनी है, आप उससे सामान कितना खरीद पा रहे हो, ये कौन बताएगा आपको, ये बताएगा आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जो बेसिकली बताता है कि जो आम कंज्यूमर है, जो वो रोजमर्रा की चीजों को कंज्यूम करता है, वो कितनी ज्यादा इन्फ्लेट, मतलब कितनी ज्यादा महंगी हो चुकी है। यानी कि आज की डेट के अंदर जो हमारे हाथ में पैसा है उसकी वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मतलब आप आज उस पैसे से कितनी चीजें खरीद सकते हो, आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले कितनी खरीद सकते थे, ठीक है ना। और रियल वेजेस भी बताएगा आपको कि भाई एक्चुअल के अंदर आपकी रियल, आपको सरकार तो 50,000 दे रही है, लेकिन आप 50,000 में सिर्फ 20,000 का ही सामान खरीद पा रहे हो, जो पहले 3 साल पहले खरीद पाते थे। तो एक्चुअल रियल वेजेस क्या है आपकी, ये कौन बताएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं, कि भाई रहने का खर्चा एक देश के अंदर कितना आ रहा है।
देखो एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ये यूएन द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना, कि उस देश की, देखो ये क्या होता है, ये हर कंट्री का होता है कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक कंट्री अपने नागरिकों के ऊपर कितना डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है, जिससे हम मेजर करते हैं कि वो कंट्री अच्छी है या बुरी है। जैसे इसकी सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या है, या पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कितनी है उन लोगों की, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर क्या होती हैं, कवर होती हैं, विच इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये यूएन द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन। और एक होता है सेंसेक्स। देखो ये बेसिकली क्या है, ये एक स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर है। इसके अंदर टॉप 30 कंपनीज होती हैं जो बताती हैं कि भाई देश की स्टॉक मार्केट कितना ज्यादा बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर बेसिकली इसको सेंसेक्स बोलते हैं, फॉरेन के अंदर इसको डाउ जोन्स नेस्डैक भी बोलते हैं, ठीक है ना। और होलसेल प्राइस आपने देख ही लिया कि जो सरकार होलसेल के अंदर चीजें कैलकुलेट करती है ताकि देश में इन्फ्लेशन कैलकुलेट की जा सके। चलो, विच ऑफ दिस इज द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो कौन से मेथड से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड, दोनों ही होते हैं। देखो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा होता है, वेटेड इंडेक्स मेथड भी बोलते हैं इसको, वेटेड, जिसमें हम क्या करते हैं, समीशन P1 Q0, सॉरी ये नहीं होता इसके अंदर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको हम समीशन RW भी बोलते हैं, आर भी बोलते हैं इसको, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये हमारे पास वेटेड एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है, वेटेज प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है ना। और एक होता है हमारे पास फैमिली बजट मेथड, जिसको हम लास्ट पेयर मेथड की तरीके से भी निकालते हैं। तो लास्ट पेयर क्या होता है, जिसमें क्वांटिटी हम कौन सी वाली लेते हैं, लास्ट वाली, ठीक है ना। तो ये कौन सा मेथड है, लास्ट पेयर मेथड है। तो दो तरीके हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालने के, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके अंदर हम वेटेड रिलेटिव मेथड से निकालते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं, समीशन RW, आर मतलब क्या होता है, P1/P0 इंटू 100, और W मतलब वेट्स जो उसके मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग वेट्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो जब होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो सबका अपना अपना वेटेज होता है। प्राइमरी आर्टिकल्स का अपना अपना वेटेज होता है, फ्यूल एंड पावर का अपना वेटेज होता है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का अपने वेटेज है। देखो प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज कितना है, 22% ही है। फ्यूल एंड आर्टिकल का कितना है, 13। प्राइमरी आर्टिकल्स क्या हो गए, जैसे फूड वगैरह हो गए, ठीक है ना, कि इन चीजों का वेटेज कितना है, 22% है। वेटेज मतलब क्या होता है कि जब भी आप इन्फ्लेशन सरकार कैलकुलेट करती है ना, तो वो देखती है कि प्राइमरी आर्टिकल्स 22% हुई लेती है उनको अपने सैंपल के अंदर, फ्यूल एंड पावर को 13% लेती है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का, कि 64% मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को लिया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने में। और फिर देखा जाता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। चलो, विच इज द इश्यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। देखो इंडेक्स नंबर को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कौन से इश्यूज अराइज होते हैं। देखो सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, यस, ये भी इशू अराइज होगा, क्योंकि आपको बड़ा मुश्किल होता है हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते कि भाई बेस ईयर कौन सा ले, 2010 ले, 2005 ले, किससे हमें एक्चुअल में इन्फ्लेशन पता चल पाएगी। या सिलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड कमोडिटी, यस, क्योंकि किसी के लिए कोई आइटम जरूरी है, किसी के लिए कोई आइटम जरूरी है, किसी के लिए व्हीट बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी के लिए राइस बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनकी कितनी वेटेज ले, उनका कितना परसेंटेज लें, प्राइस क्या लें, क्योंकि हर जगह पर प्राइस क्या है, चेंजेस है। तो कौन सा प्राइस एवरेज प्राइस रखें, और किस फॉर्मूले से करें, लास्ट पेयर से करें, पॉस्चर से करें, फिशर से करें, बॉली मेथड से करें, कौन से मेथड से। तो ये सभी इश्यूज जो हैं, ये सभी क्या है, जब आप इंडेक्स नंबर बनाओगे आपको ये फोकस करना ही करना पड़ेगा। चलो देखो, अब है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड फॉर। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है, इंडस्ट्रियल वर्कर, यस, इंडस्ट्रियल वर्कर की वेजेस को उसी हिसाब से चेंज किया जाएगा कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल वर्कर की वेजेस को बढ़ा दिया जाए, एग्रीकल्चर लेबर, यस, रूरल लेबर, यस। तो ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों के लिए ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। चलो, तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने के क्या है, बहुत ज्यादा चांसेस है। थैंक यू।